आईएनआई सेट की एग्ज़ाम हो चुकी है और अपन लेकर आ गए हैं रिकॉल। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये अभी जो एग्ज़ाम हो गई है उसमें तो पूछे जा चुके हैं, पर अपना जो मेन मकसद है इस रिकॉल का वो ये रहेगा कि आने वाली जो आईएनआई सेट की एग्ज़ाम है, साथ साथ में आने वाली आपकी नीट या एफएमजी की एग्ज़ाम है, उसमें इन्हीं टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चन वापस आने वाले हैं। तो इसलिए आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से जानना है, इनसे वेल वर्स्ड होना है, समझना है क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो 2 महीने में ये रिकॉल बाकी सारे रिकॉल से अलग होगा। एक पहली चीज़ कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं आपके पास क्वेश्चन लेकर आऊंगा और फिर उस क्वेश्चन से क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, क्या पूछी जा सकती थी, क्या पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो बहुत वेरिएबल हो सकते हैं। हमारे भी कुछ लोग एग्जाम देने गए होंगे, सबने अपना कुछ कुछ अलग बताया, तो मैंने सोचा इस बेटर है ये करते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से क्या मेजर चीज़ पूछी जा सकती है आपको समझ में आएगा जब मैं बताऊंगा, उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेंटल सेल के ऊपर क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन था, ये मेरे को कंफर्म है, अब इसके अंदर कितने ऑप्शंस थे क्या थे, तो इट्स बेटर नॉट टू गो इन दी ऑप्शंस। ये करते हैं अपन कि सिर्फ क्वेश्चन से आंसर की तरफ झुकेंगे और मेजर चीज ये करेंगे कि उसके आसपास की सारी चीजें साथ में पढ़ के जाओ, जिससे अपना ये टॉपिक स्ट्रांग हो जाए और अगली बार अगर ये आईएनआई सेट में ही पूछे या नीट और एफएमजी होने वाली है उसमें भी पूछें तो अपन ये सही करके चले जाएं। पहला सवाल था मेंटल सेल पे। मेंटल सेल लिम्फोमा था, उसकी फ्लो साइटोमेट्री दे रखी थी। फ्लो साइटोमेट्री मतलब सीडी मार्कर्स। तो आपको उसमें यह पता लगाना है कि ये वाला सीडी मार्कर मेंटल सेल में है या नहीं है। तो भैया मैं तो कहता हूं केवल मेंटल सेल ही क्यों पता रखो, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, उनके सीडी मार्कर्स हैं, वो भी पता करके चले जाओ। तो मेंटल सेल लिम्फोमा में ये मेंटल सेल, सीएलएल, फॉलिकुलर, ये सारे बी सेल वाली चीजें हैं। तो इन सब में CD19 CD20 तो पॉजिटिव होगा, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। दिमाग इसमें लगाओ कि मेंटल सेल में 3 इंपॉर्टेंट चीज पॉजिटिव होती है, वो है CD5, साइक्लिन D1 और इट इज CD23 नेगेटिव। CD23 नेगेटिव क्यों याद रखना है, क्योंकि CLL जब पढ़ोगे तो उसमें CD23 पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए मेंटल सेल लिम्फोमा में साइक्लिन D1 पॉजिटिव और CD23 नेगेटिव अलॉन्ग विद CD5 पॉजिटिव। अगर CD23 पॉजिटिव है देन योर आंसर इज CLL। मेंटल सेल लिम्फोमा में एक और चीज पता रखो कि इस बार तो उन्होंने सीडी मार्कर पूछा, क्या पता अगली बार वो ट्रांसलोकेशन पूछ लें। तो T1114 होता है और साइक्लिन D1 का ओवर एक्सप्रेशन होता है। आंसर वो साइक्लिन D1, अगर मोस्ट लाइकली मैं रिकॉल कर पा रहा हूं तो साइक्लिन D1 वाज द आंसर। और आपका ट्रांसलोकेशन कौन सा होता है, 1114 होता है। CLL में सब कुछ वैसा ही, बट CD23 पॉजिटिव होता है। इंपॉर्टेंट हिस्टोपैथ वाली चीज आपको याद रखना है, गुरुजी वर्ड जो याद रख के जाता, हमेशा दिलाता हूं मैं आपको कि ये वर्ड से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो है स्मच सेल्स। फिर आता है फॉलिकुलर लिम्फोमा, उसमें ट्रांसलोकेशन है 1418 और साथ साथ में उसके इंपॉर्टेंट सीडी मार्कर जो पूछे जा सकते हैं वो है BCL2 और BCL6। ऐसे ही डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा में आपको CD19-20 तो पॉजिटिव मिलेगा ही, और वेरिएबल CD10 और BCL6 पॉजिटिव मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो DLBCL से पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा कौन सा है, तो वो है भैया डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। ये सारी चीजें, एक और इंपॉर्टेंट बता के जाता हूं कि आईएनआई सेट की ट्रेन नाम से हमने ये आईएनआई सेट होने से पहले कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे और लगभग लगभग 15-20-25 टॉपिक ही हुए होंगे वो, पर हर टॉपिक में से क्वेश्चन आया था। सीडी मार्कर्स मैंने पढ़ाया था और सीडी मार्कर से भी क्वेश्चन आया है। तो ये सारी चीजें आपको रैंक बूस्टर कोर्स में मिल जाएंगी। अभी तो मैं आपके लिए सिर्फ रिकॉल डाल रहा हूं, बाकी सारी चीजें आप जाकर रैंक बूस्टर कोर्स में, नीचे लिंक डाल रहा हूं रैंक बूस्टर कोर्स की, रैंक बूस्टर में जाकर देख सकते हो। साथ साथ में ये रिकॉल के जो नोट्स हैं ये भी आपको ऐप में मिलेंगे, तो आप ऐप में रैंक बूस्टर में जाइए, रैंक बूस्टर पे नोट्स और साथ साथ में बाकी सारे टॉपिक्स को एसेस कर सकते हैं और वहां पे देखते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से सीडी मार्कर पूछे जा सकते हैं। बर्किट्स लिम्फोमा पूछा जा सकता है, तो बर्किट्स लिम्फोमा में कौन सा ट्रांसलोकेशन है, 814। ट्रांसलोकेशन इंपॉर्टेंट कौन कौन से आपके, बर्किट इज 814, बी से 8 याद रखो, फॉलिकुलर इज 1418 और मेंटल सेल इज 1114। बर्किट्स लिम्फोमा में एक और इंपॉर्टेंट चीज हिस्टोपैथ में वो होती है स्टारी स्काई अपीयरेंस, ये याद रखना है। फिर आता है मार्जिनल जोन। मार्जिनल जोन में इंपॉर्टेंट चीज है कि सवाल में कहीं भी वो H पाइलोराई दे दें, तो H पाइलोराई लिंक कहीं भी मिच रही है तो वो मार्जिनल जोन वाला लिम्फोमा है। फिर दो और इंपॉर्टेंट चीजें, एक हेरी सेल ल्यूकेमिया। हेरी सेल में आपको CD11C पॉजिटिव और CD103। CD103 इज वेरी इंपॉर्टेंट, CD103 इज हेरी सेल ल्यूकेमिया। साथ में ट्रैप पॉजिटिव होता है, सवाल में कहीं ना कहीं दे देंगे, और हेरी सेल्स तो आपको हिस्टोपैथ में देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बी सेल मार्कर बताए थे CD9 और CD20, ऐसे ही टी सेल मार्कर होता है CD3 और CD5। तो ये सारे CD मार्कर्स आपको पता रखना है। उसके बाद नया सवाल उन्होंने पूछा था, अगला सवाल कि ऑनियन स्किन फाइब्रोसिस किस में देखने मिलती है।
दो ऑप्शंस और भी थे, पर इंपॉर्टेंट आपको सबको पता है कि ऑनियन स्किन फाइब्रोसिस जीआईटी में इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में मिलती है कि प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस में मिलती है। शायद आपको इसका आंसर पता होगा, पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या कि अगली एग्जाम में शायद आपसे वो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस या प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस फिर से पूछ सकता है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रा शॉर्ट चीजें लेकर आए जिससे आप आंसर मार्क कर सकते हो। तो अगर सवाल में कहीं भी मिडिल एज्ड फीमेल जिसकी एंटीबॉडी दे रखी हो एएमए पॉजिटिव और हिस्टोपैथोलॉजी में फ्लोरिन डक्ट लीजन दे रखा है, योर आंसर विल बी प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। पर अगर सवाल में यंग मेल दे रखा है और शायद एंटीबॉडी पी अनका दे रखी है और हिस्टोपैथ में आपको ऑनियन स्किन फाइब्रोसिस देखने मिल रही है, देन योर आंसर विल बी प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। सो ऑनियन स्किन अपीयरेंस मतलब किसमें था, आपका आंसर था प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। तो ये तीन इंपॉर्टेंट गुरुजी वर्ड्स जो मैं आपको देकर जा रहा हूं, हर बार मेरा मकसद रहता है कि आपको इंपॉर्टेंट क्लिंचर देकर जाऊं, तो ये इंपॉर्टेंट मकसद चीजों से आप क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हो। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस आपको पता है इंट्राहेपेटिक है, स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा हेपेटिक दोनों है। इंपॉर्टेंट चीज प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस की एक और याद रखना है कि इसमें कोलेंजियोकार्सिनोमा का रिस्क होता है। तो पीएससी से एक और चीज पता रखो, देयर इज अ रिस्क ऑफ कोलेंजियोकार्सिनोमा। तो यंग फीमेल, मिडिल एज्ड फीमेल विद एएमए पॉजिटिव एंड हिस्टोपैथ शोइंग फ्लोरिन डक्ट लीजन विल बी प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। पर अगर यंग मेल है, पी अनका पॉजिटिव है और ऑनियन स्किन फाइब्रोसिस है, ऐसा कुछ दे रखा है एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, याद रखना, और देयर इज अ रिस्क ऑफ कोलेंजियोकार्सिनोमा, देन आपका आंसर होना चाहिए प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, जो आपका आंसर था। अब इन्होंने पूछा ऑनियन स्किन फाइब्रोसिस किस में देखते हैं। तो ऑनियन वर्ड से बहुत सारी चीजें आपके सवाल में कहीं ना कहीं घुमा के पूछी जाती हैं। तो ऑनियन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैसे मैं बताता हूं आपको। ऑनियन स्किन फाइब्रोसिस, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस मैंने आपको बता ही दिया। एक होता है ऑनियन स्किन जो आर्टरी में इंपॉर्टेंट है, किसके लिए एसोसिएटेड है, हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस, जो मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन में काम आता है। एक बेनाइन हाइपरटेंशन है, एक मेलिग्नेंट है। तो मेलिग्नेंट वाले में आपको याद रखना है ऑनियन स्किन आर्टरी, ऑनियन स्किन। ऐसे ही ऑनियन बल्ब नर्व में होता है। नर्व में कहां पर देखने मिलता है आपको, क्रॉनिक डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी में देखने मिलता है, जब श्वान सेल का प्रोलिफरेशन होता है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी दो चीजें, वो है ऑनियन स्किन स्प्लीन में और ऑनियन स्किन लिम्फ नोड में। अगर ऑनियन स्किन स्प्लीन में दे रखा है मतलब वो सागो स्प्लीन है, या तो पेरी आर्टेरियल फाइब्रोसिस है मतलब क्रॉनिक हाइपरटेंसिव का पेशेंट है, और ऐसे ही ऑनियन स्किन आपको लिम्फ नोड में मिल रही है मतलब ये कौन सी चीज है, ये कैसलमैन डिजीज है। तो इंपॉर्टेंट चीज जो ऑनियन स्किन की याद रखना है वो है ऑनियन स्किन स्प्लीन में वो आपकी सागो स्प्लीन है, मतलब पेरी आर्टेरियल फाइब्रोसिस जो आपको क्रॉनिक हाइपरटेंशन में देखने मिलेगा, और साथ साथ में ऑनियन स्किन लिम्फ नोड में कैसलमैन डिजीज आपको याद रखना है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन उन्होंने दिया था भैया, स्टेन्स दिए थे, और स्टेन्स में उन्होंने बताया था कि ये स्टेन किसके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा कलर देता है। अब उन्होंने अल्जारिन रेड दिया कि नहीं दिया, ऑयल रेड ओ दिया कि नहीं दिया, ये सब के पीछे मत भागो, सिर्फ इतना वर्ड पकड़ो, स्टेन्स उन्होंने दिया। स्टेन्स आपको याद रखना है, स्टेन्स आपको पता रखना है, कौन सा कलर देते हैं ये भी पता रखना है। तो कैसे पता रखोगे, पास किसके लिए होता है, ग्लाइकोजन के लिए होता है, फंगाई के लिए होता है, कौन सा कलर देता है, मेजेंटा या पिंक कलर देता है। पास पॉजिटिव डायस्टेज किसके लिए होता है, इसमें ग्लाइकोजन जो रहता है वो लॉस्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये कंफर्म करता है ग्लाइकोजन को। जील नेल्सन मतलब एएफबी स्टेन किसमें होता है, तो माइकोबैक्टीरिया में होता है। कौन सा कलर का होता है, रेड रॉड का होता है, और बैकग्राउंड कैसा होता है, ब्लू वाला होता है। ऐसे ग्राम स्टेन होता है, बैक्टीरिया के लिए होता है। ग्राम स्टेन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर ग्राम स्टेन पॉजिटिव है तो पर्पल दिखेगा, ग्राम नेगेटिव है तो पिंक दिखेगा। ऐसे जिम्सा स्टेन होता है, जिम्सा स्टेन पैरासाइट के लिए भी होता है और मास्ट सेल्स के लिए भी होता है। आपका सवाल जिम्सा स्टेन वाला ही था शायद, तो आपको याद रखना है कि कौन सा कलर देता है वो, या तो पर्पल या ब्लू साइटोप्लाज्म देता है। ऐसे कॉन्गो रेड अमाइलॉइड है, ये रेड कलर देता है, और एप्पल ग्रीन बायरेफरेंजेस देता है पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी में। ऐसे पर्ल्स पर्शियन ब्लू है फॉर आयरन या हेमोसिडिन, कलर कौन सा देगा, ब्लू। सुडान ब्लैक और ऑयल रेड ओ कौन सा कलर देंगे, ब्लैक या रेड देंगे, किसके लिए होते हैं, लिपिड के लिए होते हैं। ऐसे ही आपको सिल्वर स्टेन है, वो सिल्वर स्टेन ब्लैक कलर देगा, किसके लिए होता है, फंगाई के लिए होता है। इंपॉर्टेंट और याद रखो इसमें, मेसोन ट्राइक्रोम, नाम में है ट्राइक्रोम, तीन चीजों के लिए है, कोलेजन, मसल, न्यूक्लियाई। कोलेजन में कौन सा कलर देगा, ब्लू या ग्रीन कलर देगा, मसल में रेड देगा और न्यूक्लियाई में ब्लैक देगा। एक होता है वॉरहॉफ वैन जीसन और एक होता है सिंपल वैन जीसन, हमेशा कंफ्यूजन होता है। वॉरहॉफ वैन जीसन इज फॉर इलास्टिन, जिसमें इलास्टिक फाइबर कौन से कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। कोलेजन रेड कलर का होगा और बैकग्राउंड येलो कलर का होगा। और वॉन जीसन सिंपल वाला जिसमें कोलेजन रेड कलर का ही होता है और मसल येलो कलर की होती है, ये आपको पता रखना है। वॉरहॉफ वॉन जीसन पे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, इलास्टिक फाइबर ब्लैक कलर याद रख कर जाओ।
वॉन कोसा इज फॉर कैल्शियम, अगेन विल बी गिविंग ब्लैक कलर फॉर कैल्शियम। वॉर ऑफ वॉन जीसन जिसमें इलास्टिन ब्लैक कलर दे रहा था, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ऐसे ही रोडामीन होता है, वो रेडिश ब्राउन ग्रेन्यूल देता है कॉपर में, किसमें इस्तेमाल करते हैं अपन, विल्सन डिजीज में, उसी को अपन ऑर्सिन स्टेन कहते हैं। तो ये सारे स्टेन इंपॉर्टेंट है, इनका कलर याद रखो, इससे सवाल वापस पूछे जा सकते हैं। अब आ जाओ, उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा था माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। ये वाला माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर वाला सवाल आप जाकर देखेंगे अगर कोर्स में, तो रैंक बूस्टर में आईएनआई सेट की ट्रेन में सबसे आखिरी टॉपिक अगर मैंने कुछ पढ़ाया था तो वो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर पढ़ाया था, और सवाल भैया देखो उससे आ ही गया। तो मेजर चीज मेरी बार बार रैंक बूस्टर बोलने की ये है, क्योंकि हमारा ही मकसद रैंक बूस्टर का ये था कि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताई जाए जो शायद आपके एग्जाम में आ जाए। अभी तक उस कोर्स में केवल 12-15 घंटे का कंटेंट भी नहीं गया होगा, केवल 9-10 घंटे का कंटेंट गया है, और मैक्सिमम क्वेश्चन उससे आईएनआई सेट में आए हैं। मेजर लक्ष्य अपना है कि वो कोर्स हम एफएमजी और नीट के पहले कंप्लीट कर दें, तो आप जरूर जाके चेक करो। वापस सवाल पे आ जाओ, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर में मेनली कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, ये सवाल था, बिल्कुल था। अब कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वो ऑप्शन में घुमा के मसल, हार्ट, आई, एंडोक्राइन, कौन सा कहां दे रखा था, बस याद रखो। शायद आपका ऑप्शन जो मसल और हार्ट वाला था, बाकी सारे ऑप्शंस अलग अलग उन्होंने दे रखे थे, तो वो आपको ऑप्शन मार्क करना है। तो इट इन्वॉल्व्स व्हाट, इट इन्वॉल्व्स मसल, ब्रेन, हार्ट, आई, एंडोक्राइन। ये सवाल शायद उन्होंने नॉर्मली पूछ लिया, पर मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, मेरी जो प्रेफरेंस है, जो सवाल पूछी जा सकती है, वो ये कि कौन से डिसऑर्डर में क्या होगा और आपको क्या पता रखना है। एक होता है मेलाज, कौन कौन से माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर में क्या क्या देखने मिलता है पढ़ के चले जाओ। एक है मेलाज, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल इंसेफेलोपैथी, लैक्टिक एसिडोसिस और स्ट्रोक लाइक एपिसोड्स। तो ऑफकोर्स कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, लैक्टिक एसिडोसिस मतलब मसल वाली चीज इन्वॉल्व है, स्ट्रोक लाइक एपिसोड्स मतलब ब्रेन इन्वॉल्व है, ये आपको याद रखना है। इसमें आपको स्ट्रोक लाइक एसिडोस देखने मिलेंगे, लैक्टिक एसिडोसिस देखने मिलते हैं, आप सबको पता है। इंपॉर्टेंट चीज है म्यूटेशन कौन सा होता है, तो टीआरएनए का म्यूटेशन होता है। ऐसे एक होता है मर्फ, मर्फ में क्या होता है, मर्फ का फुल फॉर्म है मायोक्लोनिक एपिलेप्सी विद रेड रेग्ड फाइबर्स, ये आपको पता रखना है। इसमें भी मसल और ब्रेन इन्वॉल्व होती है, मायोक्लोनिक सीजर्स देखने मिलते हैं इसमें भी टीआरएनए का लिस म्यूटेशन होता है और रेग्ड रेड फाइबर्स देखने मिलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रोक इज मेलास और मायोक्लोनिक सीजर्स इज मर्फ। उसके बाद आ जाओ लोन में, मतलब LHON मतलब लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। जैसे ही ऑप्टिक आया तो ऑप्टिक नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा, आई का इन्वॉल्वमेंट होगा। याद रखो जो विजन होता है वो यंग मेल में पेनलेस विजन लॉस होता है, याद रखना है, पेनलेस विजन लॉस इज लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। और कौन कौन से सवाल आते हैं, कैन सारे सिंड्रोम आता है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू आई, बट अलॉन्ग विथ आई ये हार्ट से भी रिलेटेड है, तो याद रखना है heart and eye both together forms what, it forms Kearns-Sayre syndrome, और only eye that is optic nerve, it is LHON, that is Leber's hereditary optic neuropathy। Kearns-Sayre syndrome में external ophthalmoplegia देखने मिलेगा, pigmentary retinopathy देखने मिलेगी और हार्ट ब्लॉक देखने मिलेगा। ये हार्ट ब्लॉक नहीं होता और केवल आंख वाली दिक्कत होती, भले अंदर का मत याद रखो, तो वो क्या हो जाता, LHON हो जाता। उसके बाद एक लीक सिंड्रोम होता है, लीक सिंड्रोम इन्वॉल्व्स ब्रेन स्टेम अलॉन्ग विद बेसल गैंग्लिया। और एक पियर्सन सिंड्रोम होता है, तो पियर्सन सिंड्रोम में पेनक्रियास इन्वॉल्व होता है, P इज फॉर P, ऐसे मैंने याद करवाया था, आप भी याद रखो, P इज फॉर P मतलब पेनक्रियाटिक डिसफंक्शन। तो ये सारी 6 चीजें माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन टॉपिक फॉर आईएनआई सेट और आपकी बाकी की एग्जाम जो आने वाली है उसके लिए भी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, अगला क्वेश्चन उन्होंने दिया था प्यूटजेगर्स के ऊपर। प्यूटजेगर्स का कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन 2-2 वाले थे, फॉल्स स्टेटमेंट है क्या, नहीं है क्या है, ये दे रखा था। तो प्यूटजेगर पर जो सवाल पूछा था उन्होंने वो ये दिया था कि प्यूटजेगर में क्या फॉल्स है ये बताओ। उन्होंने दिया था म्यूटेशन दे रखा था, तो म्यूटेशन भी फॉल्स होता है और नेटिवेशन भी फॉल्स हो सकता है। मैं आपको एक चीज देकर जा रहा हूं, कभी भी ऐसा सवाल आए आपको कुछ नहीं बने और आपको वो आंसर मार्क करना है, तो गुरुजी की एक इंपॉर्टेंट ट्रिक देकर जा रहा हूं। शायद वो आपसे इनहेरिटेंस पैटर्न ही गलत पूछ रहा होगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि आपके प्यूटजेगर वाला आंसर भी मोस्ट लाइकली ऑप्शन के जो मेरे पास ऑप्शंस आए हैं उसमें इनहेरिटेंस पैटर्न ही गलत दिया था। तो पढ़कर जाओ, इनहेरिटेंस प्यूटजेगर का होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। सवाल में आपको ऑटोसोमल रिसेसिव दे रखा था, तो आपका आंसर जो रॉन्ग था वो ऑटोसोमल रिसेसिव था। आप प्यूटजेगर के बारे में पूरा करके जाओ। इनहेरिटेंस क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। इंपॉर्टेंट जीन है STK11 और LKB1। पॉलिप कौन से मिलते हैं, हेमाटोमेटस पॉलिप मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। सवाल कैसे सॉल्व होते हैं आपके, जो इस बार नहीं पूछा पर बार बार पूछते हैं, आपको एक चाइल्ड दे देंगे, एडल्ट दे देंगे, उसमें आपको पेरीओरल बक्कल हाइपर पिगमेंटेशन, लिप्स पे ऐसे हाइपर पिगमेंटेशन मैक्यूल दे देंगे, तो आपकी डायग्नोसिस बन जाना चाहिए कि कहीं ये प्यूटजेगर सिंड्रोम तो नहीं है। उसके बाद क्लासिकल क्लू इंपॉर्टेंट क्या है, पिगमेंटेड लिप्स प्लस हेमाटोमेटस पॉलिप्स इज इक्वल्स टू प्यूटजेगर सिंड्रोम, दैट इज STK11 और LKB1। अब क्या केवल प्यूटजेगर पे अभी सवाल पूछा तो क्या केवल प्यूटजेगर इंपॉर्टेंट है, नहीं। अपन तैयारी कर रहे हैं अपनी नीट के लिए भी, FMG के लिए भी, तो अपने को उसके लिए भी पढ़कर जाना है। तो बाद में सारी चीजें पढ़कर
जाओ, मैं गुरुजी इसके क्लू देकर जा रहा हूं कि ये वाले क्लू अगर दिख गए तो मोस्ट लाइकली आपका आंसर वही होगा। प्यूटजेगर मतलब STK11 जीन का म्यूटेशन, पिगमेंटेड मैक्यूल पर स्मॉल इंटेस्टाइन पॉलिप हो जाए। उसके बाद अगर उन्होंने चेरी पॉलिप्स दे दिया कहीं भी सवाल में तो इट इज जुवेनाइल पॉलिपोसिस, स्मैट D4 का म्यूटेशन होता है। म्यूकोक्यूटेनियस लीजन दे दिए, साथ साथ में उन्होंने ट्राइकिलेमोमास दे दिए तो आपका आंसर होगा काउडन सिंड्रोम, दैट इज P10 का म्यूटेशन। ऐसे ही आपको हेयर या नेल की प्रॉब्लम दी उन्होंने, हेयर या नेल मोस्ट लाइकली विल बी इन्वॉल्वड इन क्रोकोनाइट कनाडा सिंड्रोम। ऐसे ही एक और म्यूटेशन होता है P10 मैंने आपको बोला काउडन मतलब ट्राइकिलेमोमास, ऐसे ही P10 का म्यूटेशन होगा, पर आपको सवाल में वो दे देंगे मैक्रोसिफेली और लाइपोमा। तो ये है आपका बनियान रिले रवाल कबा सिंड्रोम, BRRS, ये आपको याद रखना है। मेजर सवाल वो प्यूटजेगर पे ही पूछते हैं, पर शायद काउडन या आपके रिले रवाल कबा सिंड्रोम से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। एक और चीज जो मेरे को आपको बताना है वो है भैया फेमिलियल एडिनोमेटोसिस पॉलिपोसिस क्रोमोसोम 5, वेरी इंपॉर्टेंट, कोलोन में पॉलिप्स। इसके दो इंपॉर्टेंट वेरिएंट होते हैं, एक गार्नर वेरिएंट होता है, एक टर्कॉट वेरिएंट होता है। इंपॉर्टेंट चीज आपको ऑस्टियोमा वगैरह कहीं भी दे दे, बोन की चीज दे दें और टीथ की चीज दे दें तो वो गार्डन की चीज है। याद रखना जब भी बच्चा गार्डन में जाता है तो बच्चा क्या मुंह में लेने के लिए, घास लेने के लिए करता है, इसलिए टीथ और बोन ऐसे याद रख सकते हो। और टर्कॉट इस ट्यूमर, विच ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, तो टर्कोसिस ब्रेन ट्यूमर, ये आपको याद रखना है। गार्डनर और टर्कॉट शायद पोटेंशियल सवाल हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्यूटजेगर बार बार पूछा गया है, बाकी चीजें मैंने आपको बता दी है, आपको ये याद रखना है। चलो अगले क्वेश्चन पे जंप कर जाओ। अगले दो क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे कि एक जोन्स क्राइटेरिया पे पूछा था उन्होंने, जोन्स क्राइटेरिया फॉर रूमेटिक फीवर, कौन सा मेजर क्राइटेरिया नहीं, एक सवाल ये था। और एक सवाल में उन्होंने दिया था कि चाइल्ड प्रेजेंट्स विद रूमेटिक फीवर, और उसके ऑप्शन में कहीं उन्होंने एंडोकार्डाइटिस दे दिया था। तो ऑफ कोर्स एंडोकार्डाइटिस इज नॉट योर आंसर, बिकॉज जो रूमेटिक फीवर में क्या होता है, रूमेटिक फीवर में पैनकार्डाइटिस होता है। तो दो क्वेश्चन थे, इसलिए मैं आपको जोन्स क्राइटेरिया पूरा बता के जा रहा हूं। एक बार क्राइटेरिया पढ़ा चुका था मैं आपके एग्जाम के पहले, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं, पर्ल्स हैं आईएनआई के, जो आपको पढ़ना होते हैं। नीट पीजे के भी ऐसे पर्ल्स हैं, सारे अपने रिंग मास्टर कोर्स में डाल रखे हैं। अब जाकर देखिए, हमारा मकसद ही ये है कि आप ऐसी चीजें पढ़े। पढ़ने को तो पूरा संसार है, पूरी हैरिसन है, पूरी हैरिसन थोड़ी पढ़ पाओगे आप। आपको उसमें से अमृत निकालना है, और वो अमृत निकालने का काम हमारा है। आप जाकर सिर्फ क्या करो, जाकर देखो। अपन देखो जोन्स क्राइटेरिया में क्या पूछा उन्होंने, जोन्स क्राइटेरिया में मेजर कौन सा है, तो अपन पूरा जोन्स क्राइटेरिया पढ़ के चले जाओ। सब कुछ नाम में है जोन्स। जे इज फॉर जाइंट्स, माइग्रेटरी आर्थराइटिस मिलता है। ओ इज फॉर कार्डाइटिस, कौन सा कार्डाइटिस होता है, पेनकार्डाइटिस होता है। एक आंसर यहां सॉल्व हो गया अपना। एन इज फॉर नोड्यूल्स, वो कौन से होते हैं, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। ई इज फॉर इरिथमा मार्जिनेटम, और एस इज फॉर सिरेनम स्कोरिया। माइनर में कौन कौन से क्राइटेरिया है, फीवर, आर्थ्रेल्जिया, ईएसआर, सीआरपी और प्रोलॉन्ग्ड पीआर। ये ईसीजी इंटरवल का चेंज है आपके सवाल में दे रखा था, तो दिस इज नॉट मेजर क्राइटेरिया, दिस इज माइनर क्राइटेरिया। ये दोनों क्राइटेरिया के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका रिसेंट स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन, जिसमें आप एएसओ टाइटर देखते हो, थ्रोट कल्चर देखते हो। तो मेजर माइनर कितने होना चाहिए भैया, या तो दो मेजर हो और साथ साथ में एक माइनर हो, या तो दो माइनर हो अगर सिर्फ एक ही मेजर प्रेजेंट हो तो। और साथ साथ में इंपॉर्टेंट है कि आपको मैंडेटरी क्या है, वो है रिसेंट स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन। आप उसको थ्रोट कल्चर से देखो, थ्रोट कल्चर से देखो, या तो एएसओ टाइटर के साथ देखो। तो ऐसे आप रूमेटिक फीवर वाला सवाल आगे भी सही कर पाओगे। अब अपन अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक सवाल दे रखा था, एथलीट है, सडन कार्डियक डेथ से मर गया है, तो इसमें क्या रॉन्ग होगा बताओ। सबसे पहले डायग्नोसिस क्लिंच करो, वर्ड से डायग्नोसिस पकड़ो। एथलीट विद सडन कार्डियक डेथ, कुछ नहीं सोचना है, इट इज एचओसीएम। अब देखो कि कार्डियक फेलियर से मरेगा कि अरिथमिया से मरेगा, सवाल इसी में घुमाया था शायद उन्होंने। तो मेरा मकसद ये है कि एचओसीएम पे जो भी सवाल पूछे जाएंगे आगे, तो एचओसीएम पूरा पढ़ के जाओ। दैट इज हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। कौन सी रिस्क इन्वॉल्व है, सडन चीज याद रखो, यंग एथलीट, सडन डेथ, जहां भी आ जाए आंसर क्या है, एचओसीएम है। इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। इंपॉर्टेंट जीन याद रखो, इसमें बीटा मायोसिन का हेवी चेन होता है। इसमें क्या होता है, मायोसाइट डिसरे देखने मिलता है। क्लिनिकली आपको क्या देखने मिलेगा, सिस्टोलिक मर्मर जो वाल्सल्वा के साथ बढ़ता है। ईसीजी में आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और क्यू वेव्स देखने मिलेंगी। और इको में आपको क्या देखने मिलेगा, एलवीओटी लेफ्ट वेंट्रिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन देखने मिलेगा, एलवीओटी का ऑब्स्ट्रक्शन देखने मिलेगा। तो अब मेरा मकसद है कि आप डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इन तीनों का आपको डिफरेंस बता के चले जाऊं, गुरुजी का हुक देकर चले जाऊं कि भैया ये आपको सवाल मिल जाए, ये क्लिंचर मिल जाए, तो आपने डायग्नोसिस मार्क कर देना है। तो आपको आकर सवाल में कहीं भी हार्ट फेलियर, अरिथमिया देखने मिल जाए विद डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल अलोंग विद डिक्रीज सिस्टोलिक फंक्शन और मेटलेटाइक एसिड पर रिगर्जिटेशन, इनमें से भी कोई 3-4 कॉम्बो मिल जाए आपको, तो इट इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। रेस्ट्रिक्ट हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में आपको बताई दिया, सडन डेथ एथलीट में आपको दे देंगे ऐसे ही। और साथ में लेफ्ट वेंट्रिकुलर का आउटफ्लो का ट्रैक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, या
या सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन होता है, ये सारी चीजें आपको एचओसीएम में देखने मिलती है। और रेस्ट्रिक्टिव वाले में आपको रिजिड वेंट्रिकल देखने मिलती है और डायस्टोलिक डिस्फंक्शन देखने मिलता है, अलॉन्ग विथ हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड रिजेक्शन फ्रैक्शन। तो हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड रिजेक्शन फ्रैक्शन देखने मिल जाए, बायएट्रियल का एनलार्जमेंट है, तो रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है। आप इन 2-4 वर्ड से आपका सवाल मार्क कर सकते हो। अमाइलॉइड जैसा कोई चीज़ आ जाए तो वो रेस्ट्रिक्टिव में आएगा, ये आपको याद रखना है। आपको सिंपल ऑप्शन दे देते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं है, आपको इस बारे में दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप इन हुक से सवाल सही कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देख के जाओ। 2 सवाल पूछे थे उन्होंने भैया, एक सवाल में था कि एमसीवी लेस देन 80 दे रखा था तो कौन सा कॉज नहीं है। सवाल पूछने का उसका मकसद था कि एमसीवी लेस देन 80 मतलब माइक्रोसाइटिक एनीमिया तुमको आता है कि नहीं आता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया के कॉजेस तुमको आते हैं कि नहीं आते हैं। और दूसरा सवाल उन्होंने पूछा था कि एक उसके अंदर भी एक सवाल उन्होंने दे रखा कि मिंडर इंडेक्स 10 है तो इसका कॉज क्या है। दोनों सवाल आपके एक ही चीज से सॉल्व हो जाएंगे, वो ये है कि भैया तुमको आता कि नहीं आता, कि भैया माइक्रोसाइटिक एनीमिया का कॉज क्या है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया के कॉजेस क्या क्या हैं, सीता याद रखो, सीता में क्या, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलीसीमिया और एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। क्या क्या याद रखोगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन है। इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना, मेंजर इंडेक्स जो होता है इट इज मोर देन 13 याद रखो, और थैलीसीमिया में मेंजर इंडेक्स लेस देन 13। तो सवाल जो मेंजर इंडेक्स 10 का दे रखा था तो उसका आंसर क्या होता, उसका आंसर होता लेस देन 13 मतलब थैलीसीमिया। उसमें भी उन्होंने सवाल पूछा था कि इसमें अगली स्टेप कौन सी करोगे, अगली डायग्नोस अगली चीज क्या करोगे, तो मेंजर इंडेक्स लेस देन 13 है तो अगली इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, तो आंसर वाज एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। वो छोड़ो, तुम इस पे आओ कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलीसीमिया, क्रॉनिक डिजीज ऑफ एनीमिया मतलब एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, सिडेरोब्लास्टिक और लेट पॉइजनिंग को पहचानोगे कैसे। तो अगर सवाल में कहीं भी लो फेरिटिन दे दें और साथ में कोइलोनाइकिया पाइका की हिस्ट्री दें आपको क्लिनिकली, तो इट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। लो फेरिटिन इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसको आप कंपेयर करो हाई फेरिटिन से, जहां भी हाई फेरिटिन हो तो इट इज एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सवाल में ऐसे ही कहीं आपको वो नॉर्मल या हाई फेरिटिन जो भी दें पर इंपॉर्टेंट चीज दे दें कि फैमिली हिस्ट्री या टारगेट सेल्स कहीं भी दिख रहे हैं और मेंजर इंडेक्स लेस देन 13 है, देन योर आंसर विल बी थैलीसीमिया। ऐसे ही आपको हिस्ट्री में वो अल्कोहल या ड्रग की हिस्ट्री दें और साथ साथ में आपको पेरिफेरल स्मीयर पर रिंग सिडेरोब्लास्ट दे दें, सिडेरोब्लास्ट जहां भी आया ऑफ कोर्स योर आंसर विल बी सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें याद रखना लेड पॉइजनिंग से भी यही होता है भैया माइक्रोसाइटिक एनीमिया, तो उसमें आपको बेसोफिलिक स्टिपलिंग देंगे पेरिफेरल स्मीयर में और साथ साथ में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है एब्डोमिनल पेन या आपकी लाइंस दे देंगे, ब्रटन्स लाइन दे देंगे वगैरह चीज दे देंगे। पर इंपॉर्टेंट चीज लो फेरिटिन इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हाई फेरिटिन इज क्रॉनिक डिजीज ऑफ एनीमिया और साथ साथ में थैलीसीमिया में आपको टारगेट सेल्स देखने मिलेंगे, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया आपको सिडेरोब्लास्ट देखने मिलेंगे और लेड पॉइजनिंग में आपको बेसोफिलिक स्टिपलिंग देखने मिलेगी। ये आपको मार्क करना है। उसके बाद जब माइक्रोसाइटिक का सवाल पूछ लिया तो मेगालोब्लास्टिक का सवाल पूछ लो। मेगालोब्लास्टिक में उन्होंने सवाल पूछा, हमेशा आपको पहले वो पूछते थे कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी होता है और साथ साथ में भैया फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से भी होता है। तो आप सबको पता है कि कभी भी फॉलिक एसिड को एक अकेला नहीं देना, साथ साथ में विटामिन B12 देना ही मेगालोब्लास्टिक में, क्योंकि फॉलिक एसिड अगर अकेला दोगे तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं वो वर्सन हो जाते हैं। अब उन्होंने पूछा, थोड़ी एक स्टेप आगे बढ़ गए, उन्होंने पूछा था कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया था मरीज को, उसने सिर्फ फॉलिक एसिड लिया, उसके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम वर्सन हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फॉलेट ट्रैप हो जाता है ड्यू टू मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। ये आपको याद रखना है। पर इंपॉर्टेंट चीज जो और पता रखोगे तो सवाल पूछे जा सकते हैं अगले, वो ये कि भैया कोबालामिन डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे। अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं तो मोस्ट लाइकली इट इज विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। उसके बाद लैब इन्वेस्टिगेशन से कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि कोबालामिन की डेफिशिएंसी है कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। अगर सिर्फ होमोसिस्टीन बढ़ रहा है तो आप कुछ नहीं पता लगा सकते, दोनों में बढ़ता है। एक इंपॉर्टेंट चीज मिथाइल कोबालामिन का M और मिथाइल मेलोनिक एसिड का M याद रखो। अगर मिथाइल मेलोनिक एसिड बढ़ रहा है तो इट इज B12 की डेफिशिएंसी और केवल होमोसिस्टीन बढ़ रहा है तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। ये सवाल ये दिमाग में रखोगे तो आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख कर जाओ। अगला क्वेश्चन, फिर मैंने लिपिड डिसऑर्डर का पूरा टॉपिक पढ़ा रखा था आपको, क्वेश्चन पूरा आ गया। गॉचर्स डिजीज में क्या नहीं होता, तो गॉचर्स डिजीज पूरा पढ़ के जाओ, क्या नहीं होता उसमें तो मार्क कर ही जाओगे। फिर आप गॉचर्स डिजीज में क्या क्या होता है, ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज की डेफिशिएंसी होती है, आपको पता लगाना है जेनेटिक कौन सा है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। की सेल्स क्या देखने मिलते हैं आपको, गॉचर सेल, टी-शर्ट, रिंकल टिश्यू पेपर अपीयरेंस आपको देखने मिलती है, आप सबको ही पता है। इंपॉर्टेंट चीज जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं अगली एग्जाम में पूछी जा सकती है वो ये है कि आपको 3 टाइप का होता है
टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो टाइप 1 वाला होता है वो नॉन न्यूरोनोपैथिक होता है, याद रखना। टाइप 1 इज नॉन न्यूरोनोपैथिक, टाइप 2 एंड टाइप 3 इज न्यूरोनोपैथिक। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखोगे। रिंकल टिश्यू पेपर अपीयरेंस इज इन व्हाट? इट्स सीन इन गॉचस डिजीज। इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा सवाल घुमा के पूछे जा सकते हैं। जेनेटिक्स पे अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो जेनेटिक देख लेना, विच इज फॉल्स में कहीं जेनेटिक पे ही अगर कुछ मार्क नहीं कर पाओ तो मोस्ट लाइकली बेट लेना, अगर कुछ लेना हो तो जेनेटिक्स पे मार्क कर देना। शायद ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो भी था, अपन सिर्फ इतना याद रखो कि आपको गॉचस के बारे में यहाँ पर सब कुछ पता है। अब क्या केवल सवाल गॉचस पे ही पूछे जा सकते हैं? अपन तो आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो अपने को सब कुछ पता होना चाहिए। तो सारे लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स का इंपॉर्टेंट क्लिनिकल गुरुजी का हुक फिर से देकर जा रहा हूं मैं आपके लिए। गॉचस डिजीज मतलब रिंकल टिश्यू पेपर का अपीयरेंस है और स्प्लीनोमेगाली देखने मिलेगी। नीमन-पेक डिजीज मतलब स्फिंगोमाइलिनेस की डेफिशिएंसी होती है, आपको चेरी रेड स्पॉट तो मिलेगा ही मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज है इसमें हिपैटोस्प्लीनोमेगाली और फोम सेल्स। क्यों? क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना है टे सेक्स डिजीज से। टे सेक्स डिजीज में हेक्सोमेनिडेज ए की डेफिशिएंसी होती है, इसमें भी चेरी रेड स्पॉट मिल सकता है, पर इंपॉर्टेंट चीज इसमें हिपैटोस्प्लीनोमेगाली नहीं मिलती। मैंने जब अपने समय एग्जाम दी थी तब सवाल आया था, हर बार जब मैं पढ़ाता हूं लाइसोसोमल डिसऑर्डर तो मेरे को हर बार क्लिक करता है कि मेरे समय के एग्जाम में मेरे साथ गलती नहीं हुई थी, मैं सही मार्क करके गया था क्योंकि ऐसे ही पढ़ के गया था। तो इसलिए टेस्ट एक्स में हिपैटोस्प्लीनोमेगाली नहीं होती। लोगों ने चेरी रेड स्पॉट पढ़ के फट से नीमन-पेक मार्क कर दिया, पर आगे तो पढ़ते, आगे उसमें क्या दे रखा था? हिपैटोस्प्लीनोमेगाली नहीं दे रखी थी, तो हिपैटोस्प्लीनोमेगाली नहीं दे रखी थी तो आंसर टेस्ट एक्स होता। और उसका एंजाइम क्या था? उसका एंजाइम था हेक्सोमेनिडेज ए की डेफिशिएंसी। ऐसे ही क्रेब्स डिजीज होता है, उसमें गैलेक्टोसेरेब्रोसाइडेज की डेफिशिएंसी होती है, न्यूरोडिजेनरेशन होता है। ऐसा मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी होती है, उसमें अरियल सल्फेटेज ए की डेफिशिएंसी है और साथ में अटेक्सिया और डिमेंशिया देखने मिलता है। इंपॉर्टेंट इसके अलावा है फाब्रीज डिजीज, जिसमें अल्फा गैलेक्टोसिडेज ए की डेफिशिएंसी होती है। रीनल फेलियर और पेरिफेरल न्यूरोपैथी तो है ही है, फाब्रीज को कैसे पहचानोगे? एंजियोकेरेटोमा कॉर्पोरिस डिफ्यूजम ऐसे नाम की चीज होती है। बाथिंग ट्रंक एरिया में आपको मल्टीपल रेडिश पेप्यूल्स देखने मिलेंगे, तो मोस्ट लाइकली योर डायग्नोसिस विल बी फाब्रिस डिजीज। यूरिन में निकालोगे तो कौन सी चीज मिलेगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। अब आ जाओ इस पे वापस। दो इंपॉर्टेंट चीज जो और पता रखो वो है हर्लर और हंटर। हर्लर में क्या है? अल्फा एल आइडोरिनेज की डेफिशिएंसी है, कोर्स फेसिस देखने मिलती है, कॉर्नियल क्लाउडिंग देखने मिलती है। और हंटर्स में आइडोरोनेट सल्फेटेज की डेफिशिएंसी है और इसमें कॉर्नियल क्लाउडिंग देखने नहीं मिलती है। कैसे याद रखना है? हर बार हर किसी को पता है कि हंटर को अपनी आंखें मजबूत चाहिए, बिना हंट कैसे कर पाएगा, इसलिए हंटर डिजीज में कॉर्नियल क्लाउडिंग नहीं होती है। और एंजाइम कौन सा डेफिशिएंट होता है? आइडोरोनेट सल्फेटेज डेफिशिएंट होता है। और हर्लर में अल्फा एल आइडोरोनिडेज एब्सेंट होता है, डेफिशिएंट होता है। तो ये दोनों चीजें भी आपको पता रखना है। चलो आगे बढ़ो। आगे कौन सा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने सवाल दिया था हर्शस्प्रंग डिजीज पे। ऑप्शन था एक भैया, विच ऑफ द ऑप्शन इज रॉन्ग। तो मोस्ट लाइकली इन्होंने उल्टा घुमा रखा था कि प्रॉक्सिमल इज डायलेटेड, डिस्टल इज डायलेटेड, ऐसा कुछ सवाल पूछा था उन्होंने। दो ऑप्शन आपको गलत मार्क करना थे। तो हर्शस्प्रंग के बारे में पहले तो सब पढ़ के चले जाओ। हर्शस्प्रंग क्या है? इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल्स, ऑर्बिक प्लस मिग्नर्स दोनों। फेलियर ऑफ न्यूरल क्रेस्ट माइग्रेशन है, याद रखना, इट इज फेलियर ऑफ न्यूरल क्रेस्ट माइग्रेशन। याद रखो। जीन कौन सा है? रेट म्यूटेशन होता है। लोकेशन कौन सी है? डिस्टल कोलोन रेक्टम में। और इसमें जो प्रॉक्सिमल जो पार्ट है वो डायलेट होता है। आपके सवाल में दे रखा था उन्होंने कि आपका डिस्टल पार्ट डायलेट होता है, पर ऐसा नहीं होता। अगर डिस्टल पार्ट डायलेट होता तो नॉर्मल चीज हो जाती। प्रॉक्सिमल पार्ट डायलेट होता है और डिस्टल कंस्ट्रिक्ट होता है, तभी तो जाकर आपका प्रॉब्लम आएगा हर्शस्प्रंग डिजीज। उन्होंने सवाल में उल्टा पूछा था, तो याद रखो डायलेट कौन सा पार्ट होता है? प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। क्लिनिकल चीज क्या सवाल में वो पूछ सकते हैं? डिलेड म्यूकोनियम जहां भी दे दें और साथ साथ में डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करने पे एक्सप्लोजिव स्टूल आ जाए और डिलेड म्यूकोनियम, योर डायग्नोसिस क्लिंचर, योर डायग्नोसिस विल बी व्हाट? योर डायग्नोसिस विल बी हर्शस्प्रंग डिजीज। बायोप्सी करोगे तो आपको गैंग्लियन सेल्स देखने नहीं मिलेंगे और असेटाइलकोलिनेस्टरेज पॉजिटिव नर्व फाइबर्स देखने मिलेंगे। ज्यादा आपको ट्रीटमेंट में आपको सर्जिकल रिसेक्शन करना है, ये सब छोड़ो। सवाल मेजरली पूछते हैं फेलियर ऑफ न्यूरल माइग्रेशन, कौन सा पार्ट प्रॉक्सिमल की डिस्टल डायलेटेड है? ऑफकोर्स प्रॉक्सिमल डायलेटेड है। डिलेड म्यूकोनियम वाली हिस्ट्री रहेगी और आपको गैंग्लियन सेल्स बायोप्सी पे देखने नहीं मिलेंगे। चलो अगला सवाल देखो। उन्होंने बोला था कि बॉय विथ ओबेसिटी 15th क्रोमोसोम इज इन्वॉल्व। व्हेनेवर आप 15th क्रोमोसोम देखते हो, आप सबको पता है दो ही डायग्नोसिस हो सकती है कि प्रेडर-विली है कि एंजलमैन है। अब आपको देखना है कि आपका सवाल जो था वो प्रेडर-विली वाला था कि एंजलमैन वाला था। आपको डिफरेंशिएट करवा देता हूं मैं, दोनों में 15q का डिलीशन होता है। एक में पैटर्नल डिलीशन है, एक में मैटरनल डिलीशन है। इसको बाद में याद रखो। इंपॉर्टेंट बज़वर्ड्स, गुरुजी का ट्रिक है, गुरुजी का हुक क्या लेकर जाओगे भैया? अगर सवाल में हाइपोटोनिया, ओबेसिटी, हाइपोगोनाइडिज्म और शॉर्ट स्टेचर इसमें से कुछ दे रखा है तो योर आंसर विल बी प्रेडर-विली। पर अगर हैप्पी पपेट दे रखा है, इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर दे रखा है और अटेक्सिया है तो योर डायग्नोसिस विल बी एंजलमैन सिंड्रोम। एंजल जैसे ही आ जाती है आपके सामने आप हंसने लगते हो, इसलिए क्या है भैया?
हंसने लगते हैं। और मम्मी कैसी होती है, एंजल जैसी होती है। तो मैटरनल डिलीशन, एंजलमैन सिंड्रोम, हैप्पी पपेट, इस 15 की ये वाला। पर आपका सवाल क्या था, ओबेसिटी वाला बच्चा, उसको हाइपोगोनाडिज्म भी दे रखा था शायद उन्होंने, तो आपका आंसर क्या होता, प्रेडर विली। तो प्रेडर विली इज पी फॉर पापा, तो इट इज पापा लॉस, मतलब पैटर्नल डिलीशन इस प्रेडर विली। मैटरनल डिलीशन, मैटरनल मतलब एंजल इज मम्मी, और साथ में मम्मी को देख के आप खुश हो जाते हो, तो इसलिए हैप्पी पपेट। आपको ऐसे याद रखना है भैया कि आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे प्रेडर विली और एंजलमैन सिंड्रोम में। अगला सवाल देखो, अगला सवाल उन्होंने पूछा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्राइटेरिया कौन सा नहीं है। तो अपन नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्राइटेरिया देखेंगे। और फिर उन्होंने सवाल दिया था एक और कि चाइल्ड विद सेगमेंटल स्क्लेरोसिस है तो कौन सा सिंड्रोम है। तो भैया यहां से अपने को समझ में आता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बहुत बार बता चुका हूं मैं, बस रिकॉल कर रहे हैं तो साथ में पढ़ के जाओ ही जाओ मेरे साथ। तो एक चीज है आपकी नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्राइटेरिया कौन कौन सा है, प्रोटीनूरिया होना चाहिए, प्रोटीनूरिया मोर देन 3.5 ग्राम पर 24 आवर्स एडल्ट में, और मोर देन 40 mg पर मीटर स्क्वायर पर आवर चिल्ड्रन में। हाइपोएल्बुमिनिया में सीरम एल्ब्यूमिन लेस देन 3 होना चाहिए। एडिमा, जनरलाइज पेरियोर्बिटल पिटिंग, कुछ भी हो सकता है। हाइपरलिपिडीमिया जिसमें कोलेस्ट्रॉल बड़े होना चाहिए ट्राइग्लिसराइड के साथ साथ में, और लिपिडूरिया देखने मिलता है आपको। सर वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, प्रोटीनूरिया, हाइपोएल्बुमिनिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट हुक्स जो आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम से पता रखना है वो मैं आपको देकर जा रहा हूं। वो इंपॉर्टेंट हुक्स जो हैं वो आपको याद रखना है कि अगर मिनिमल चेंज डिजीज दे दें आपको कहीं भी, मिनिमल चेंज डिजीज आपको मार्क करना है अगर आंसर, तो वो आपके सवाल में देंगे कि एक चाइल्ड था उसको पोस्ट इन्फेक्शन प्रॉब्लम हुई और वो स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव है, और साथ साथ में उसकी फाइंडिंग आपको दिखा दी उन्होंने इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस, तो इट इज मिनिमल चेंज डिजीज। पर अगर आपको ऐसा आदमी दे दें जो ओबीज है, HIV पॉजिटिव है और पुअर स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव है, और जिसकी हिस्टोपैथ में आपको सेगमेंटल स्क्लेरोसिस देखने मिल गया, तो योर आंसर विल बी FSGS, जो आपका आंसर था FSGS मार्क करके आना था उसमें। उसके बाद ऐसे ही आपको एक एडल्ट दे दें, एडल्ट में आपको वो दे दें भैया कि उस एडल्ट को स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस देखने मिल रहा है और SLE एसोसिएटेड है, तो इट इज मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल हुक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एक चीज पढ़कर जाना। मिनिमल चेंज डिजीज मतलब पोस्ट वायरल में चाइल्ड, इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस इन एडल्ट, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में HIV पॉजिटिव पेशेंट सेगमेंटल स्क्लेरोसिस के साथ में, उसके साथ में मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आता है, उसमें भी HCV HBV पॉजिटिव मरीज देंगे, और उसमें आपको ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी देंगे, ट्रैम ट्रैक्ट में देंगे, तो मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव मतलब ट्रैम ट्रैक, ये याद रखना है। फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी में आप सबको पता है कि मल्स्टन विल्सन नोड्यूल्स देखने मिलते हैं, और अमाइलोइडोसिस में तो आपको एप्पल ग्रीन बायरेफ्रेंजेस देखने मिलता ही मिलता है। मेरा बस सवाल ये था, सब नेफ्रोटिक के बारे में पढ़ रहे हैं, नेफ्राइटिक के बारे में नहीं बताया मैंने कुछ। नेफ्रोटिक में मिनिमल चेंज डिजीज मतलब इफेसमेंट ऑफ फ्रूट प्रोसेस, FSGS मतलब HIV वाला आदमी सेगमेंटल स्क्लेरोसिस के साथ में, मेम्ब्रेनस में SLE वाला मरीज एडल्ट स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस के साथ में, और ट्रैम ट्रैक किसमें, तो मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। ये पता रखना, सवाल नीट में और FMG में ये भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा मोस्ट कॉमन, कौन सा किसमें है, तो वही बता के चले जाता हूं मैं आपको। ओवरऑल एडल्ट में मोस्ट कॉमन है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस, याद रखकर जाना। उसके बाद आपको पता लगाना है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी किसमें इंपॉर्टेंट है, एडल्ट में, और क्या है, मोस्ट कॉमन है। पर ओवरऑल चिल्ड्रन में कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मिनिमल चेंज डिजीज, उसमें इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस है। उसके बाद HIV ओबेसिटी वाला मरीज सेकेंडरी टू इन्फेक्शन चीज दे दे तो वो FSGS है, सेकेंडरी टू डायबिटीज दे दे तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, और सेकेंडरी टू क्रॉनिक इन्फ्लामेशन दे दे तो वो अमाइलोइडोसिस है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में एक चीज पता होना चाहिए। अब बताओ, अगला उन्होंने सवाल पूछा कि व्हाट इज रॉन्ग अबाउट रेटिनोब्लास्टोमा, तो रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में सब पढ़कर जाओ। रेटिनोब्लास्टोमा क्या है, जीन कौन सा इन्वॉल्व है, RB1 ट्यूमर सप्रेसर जीन है, क्रोमोसोम 13q है, 13q वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इनहेरिटेंस अगेन इसका ऑटोसोमल डोमिनेंट है, टू बिट हाइपोथेसिस है, नटसन हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन से चाइल्ड को इन्वॉल्व करता है, लेस देन 5 ईयर वाली की हिस्ट्री रहेगी, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्यू जगह रहेगा, ल्यूकोकोरिया मतलब व्हाइट पेपिलरी रिफ्लेक्स देखने मिलेगा, और किससे एसोसिएटेड है, ये सवाल में ऑप्शन था ऑस्टियोसार्कोमा, तो रेटिनोब्लास्टोमा इज एसोसिएटेड विद ऑस्टियोसार्कोमा, याद रखना। हिस्टोलॉजी में आपको फ्लेक्सर विंटरस्टीनर रोजेट्स देखने मिलेंगे। तो फिर असली में सवाल क्या था, ये तो मैं आपको रेटिनोब्लास्टोमा की चीज बता के चले गया, आपको आंसर क्या मार्क करना था। उसमें उन्होंने खेल पूछा कि ये RB वाला जीन एक्टिव कौन सी स्टेट में रहता है, फॉस्फोराइलेटेड की हाइपर फॉस्फोराइलेटेड की हाइपोफॉस्फोराइलेटेड, तो समझ कर जाओ, अगर हाइपोफॉस्फोराइलेटेड है तो एक्टिव है, और हाइपर फॉस्फोराइलेटेड है तो इनएक्टिव है। तो उन्होंने शायद हाइपर फॉस्फोराइलेटेड को एक्टिव दे रखा था शायद ऑप्शन में, तो मोस्ट लाइकली आपका आंसर ये होना चाहिए था। बहुत सारे लोग शायद ऑस्टियोसार्कोमा आंसर करके गए, व्हाई विल बी एसोसिएटेड विद ऑस्टियोसार्कोमा, बट यहाँ बता के जा रहा हूँ रेटिनोब्लास्टोमा एसोसिएटेड विद ऑस्टियोसार्कोमा। और इंपॉर्टेंट चीज, हाइपोफॉस्फोराइलेटेड है तो एक्टिव है, और हाइपर फॉस्फोराइलेटेड है तो इनएक्टिव है, जिसमें क्या होगा,
E2F रिलीज होगा और G1S का प्रोग्रेशन बराबर हो जाएगा। तो ये आपको पता रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है रेटिनोब्लास्टोमा जीन से। अब अगली चीज आ जाओ भैया, और क्या सवाल पूछा उन्होंने, इसमें उन्होंने सवाल पूछा स्ट्रॉबेरी सर्विक्स की इमेज दी और पूछा कौन सी वेजाइटिस है। क्या इसमें कुछ दिमाग लगाने की चीज है? सबको पता है आपको ट्राइकोमोनास की वेजिनाइटिस है, तो क्या सिर्फ ट्राइकोमोनास पढ़ के जाओगे? नहीं, आपको नीट एफएमजी भी देना है। चलो साथ साथ में पढ़ के जाओ कौन कौन सी वेजाइटिस से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस का जब भी सवाल आएगा, थिन ग्रे व्हाइट अपीयरेंस देंगे आपको, वो क्लू सेल्स की हिस्ट्री दे सकते हैं, फिशी ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट, और आपकी जो पीएच है वो मोर देन 4.5 है। फिशी ऑर्डर और क्लू सेल्स कहीं भी दें तो वो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एमसेल्स क्राइटेरिया आपके दिमाग में है, न्यूजेंट स्कोर आपको पता है। उसे ट्राइकोमोनास में फ्रोदी ग्रीन डिस्चार्ज देते हैं। और अगेन आपकी इंपॉर्टेंट चीज क्या देंगे, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स जो आपके एग्जाम में थी, आपको दोनों चीजों में मेट्रोनिडाजोल देना है। ट्राइकोमोनास में याद रखना मेट्रोनिडाजोल दोनों पार्टनर में दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैंडिडा कब पता लगाओगे भैया, पीएच होता है लेस देन 5.5 में भी अगर थिक कर्डी व्हाइट डिस्चार्ज है तो कैंडिडा है। तो अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को कोई सा वेजाइटिस हो सकता है तो कैंडिडा हो सकता है, बिकॉज क्योंकि ये लेस देन 4.5 में भी आपको कैंडिडा देखने मिल सकता है। स्यूडो हाइफी देखने मिलती है, इचिंग होती है, कोई ऑर्डर वॉर्डर ज्यादा होता नहीं है, गोली देने के आपको क्लोट्रिमोजोल या फ्लूकोनाजोल आप दे सकते हो। ऐसे ही एक और चीज आप पढ़ते हैं तो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस हो, ट्राइकोमोनास हो, कैंडिडा हो, पर वो एक और वेजाइटिस पूछने लगे हैं आपसे, वो है एट्रोफिक। उसमें क्या रखना है, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल दे दें और आपको साथ साथ में पेराबेसल सेल्स दे दें। ये दो इंपॉर्टेंट चीज, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल, पेराबेसल सेल्स आपको दे दें, तो आपका आंसर एट्रोफिक होना चाहिए। और इसमें आप कौन सा ट्रीटमेंट दोगे, तो इसमें आप ट्रीटमेंट में टॉपिकल ईस्ट्रोजन दोगे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां से पता रखकर जाना है। फिर उन्होंने सवाल अगला पूछा कि विच टेस्ट इज नॉट फॉर ओवेरियन रिजर्व, कौन सा टेस्ट आप ओवेरियन रिजर्व में नहीं करोगे। तो पहले पता रखो कि ओवेरियन रिजर्व में टेस्ट कौन कौन से करते हो, तो नहीं करना है वो पता चल जाएगा आपको। तो आप कौन कौन से करते हो, एफएसएच करते हो, एलएच करते हो, एस्ट्राडायोल करते हो अलॉन्ग विथ एएमएच, और साथ साथ में एंट्रल फॉलिकल काउंट भी करते हो। सारे सवाल ऑप्शन में थे, क्या ऑप्शन में नहीं था, वो था ईस्ट्रोजन, एस्ट्राडायोल करते हो, याद रखना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एफएसएच एलएच कब करते हो भैया, डे 3 पे करते हो। क्या दिखाता है, एफएसएच अगर बड़ा है तो बेड रिजर्व है, एलएच जो है, एलएच अगर एलएच एफएसएच का रेशियो मोर देन 2 है तो पीसीओडी है, और अगर एस्ट्रोजन बड़ा हुआ है तो एस्ट्रोजन बड़ा हुआ है मतलब क्या है, फॉल्स लो एफएसएच है, तो आपका रिजर्व क्या है, पूरा रिजर्व को मास्क कर देता है ये। और इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, एएमएच जो है आप कोई से भी दिन कर सकते हो, ये अगला पोटेंशियल सवाल हो सकता है। बाकी सब में दिन लिखे हैं मैंने, एएमएच का पोटेंशियल सवाल, ए इज फॉर एनी, एएमएच जो है वो आप कोई से भी दिन कर सकते हो, और एएमएच अगर कम है तो आपका रिजर्व जो है वो कम है, और इट इज द बेस्ट सिंगल मार्कर। बेस्ट सिंगल मार्कर अगर सवाल में कोई पूछे तो वो एएमएच है। आपका आंसर शायद मोस्ट लाइकली एस्ट्रोजन वाला हो सकता था, बाकी मेरे को ऑप्शन सारे पता नहीं है। उसके बाद अपन आते हैं एंट्रल फॉलिकल काउंट। तो एंट्रल फॉलिकल काउंट कौन से करते हैं, अर्ली फॉलिकल, यूजुअली आपको रिजर्व देखना, ओवेरियन रिजर्व आपको अर्ली डेज में ही देखना होंगे, तो अर्ली डेज में देखना, इसलिए डे 3 डे 4 डे ऐसे इसी अराउंड में सारे डेज हैं आपके। तो अगर याद नहीं है तो डे 3 डे 5 आप रेंज याद करके चले जाओ और आंसर मार्क कर देना। एंट्रल फॉलिकुलर काउंट आपका करते हो, अर्ली फॉलिकुलर डे में करते हो, और यूएसजी काउंट अगर लेस देन 5 है तो इट इज लो रिजर्व, आपको ये पता रखना है। फिर इनिबिन भी आप डे 3 पे करते हो, और इनिबिन भी अगर कम है तो मतलब रिजर्व कम है। इंपॉर्टेंट चीज मेरी बताना थी कि एएमएच आप किसी भी दिन कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्लोमिफिन चैलेंज टेस्ट, पोस्ट सीसी अगर एफएसएच बड़ा हुआ आया तो आपका रिजर्व कम है, ये आपको पता रखना है, ये दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता है। अब इंपॉर्टेंट चीजों मैं आपको बता के जा रहा हूं कि डे 3 कौन कौन से डे पे क्या करते हो। डे 3 पे आप रिजर्व देखते हो, रिजर्व ओवरी का रिजर्व कितना पोटेंशियल है। डे 7 डे 10 पे आप एचएसजी करते हो। डे 21 पे आप ओव्यूलेशन चेक करते हो, ओव्यूलेशन के लिए जितने टेस्ट होते हैं वो करते हो। 11 टू 20 वीक पे आप स्क्रीनिंग टेस्ट करते हो, और 24 टू 28 वीक पे आप जेस्टेशन डायबिटीज मेलाइटिस के लिए स्क्रीन करते हो। ये डेज शायद आपसे सवाल में पूछे जा सकते हैं। चलो अगला सवाल उन्होंने क्या पूछा, फीमेल दे रखी थी, पीपीएस दे रखा था, यूटेरिन टॉनिक दे दिया फीमेल को पोस्टमार्टम हेमरेज है, आपने यूटेरिन टॉनिक दे दिया पर फीमेल का जो ब्लीडिंग है वो कंट्रोल नहीं हुआ, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जब आईएनआई सेट की ट्रेन चालू की थी, यूट्यूब पे ही पहला पार्ट डाला था, सबसे पहली चीज जो बताई थी मैंने वो पीपीएच बताई थी। और देखो भैया पीपीएच से क्वेश्चन आ गया, पीपीएच आना ही आना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको हर एग्जाम में दिखेंगे, बीट पीपीएच, बीट प्लासेंटा प्रीविया, बीट माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, बीट सीडी मार्कर्स, ये आपको हर एग्जाम में दिखेंगे। चलो पीपीएच का मरीज था आपका, यूटेरिन टॉनिक दे दिया आपने, गोली दे दी, गोली देने के बाद भी आदमी सही नहीं हो रहा, आपकी अगली स्टेप क्या होगी, तो भैया पूरा एल्गोरिथम पढ़ के जाओ। सबसे पहले क्या, कॉल फॉर हेल्प, आईवी लाइन, CO2 लगाओ, एबीसी देखो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यूटेराइन मसाज करो, यूटेरिन टॉनिक दो। यूटेरिन टॉनिक कैसे दोगे, पहले ऑक्सीटोसिन, फिर मिथाइल अर्गोटामिन, कार्बोप्रॉस, मिसोप्रॉस, ये सवाल नहीं पूछते, पहले इनिशियल मैनेजमेंट, फिर यूटेराइन मसाज, फिर यूटेरिन टॉनिक, और उसके बाद भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो क्या करना है, बलून टेम्पोनाड लगाना है। आपका आंसर यही है। इफ यूटेरिन टॉनिक फेल, दे रखा है गुरुजी का हुक, यूटेरिन टॉनिक फेल, तो आपका सवाल था
अगर यूटेरोटॉनिक फेल हो जाए तो क्या दोगे भैया, आप बलून टेम्पोनाट लगाओगे, आपका आंसर बलून टेम्पोनाट था। उसके बाद भी अगर कुछ सर्जिकल करना है, सर्जरी में स्टेप याद रखो, सबसे पहले आप यूटेराइन आर्टरी का लाइगेशन करते हो, उससे नहीं होता तो आप बी लिंच का सूचर लगाते हो, उससे भी नहीं होता तो इंटरनल इलियक का लाइगेशन करते हो, और अगर कुछ नहीं हो रहा है अल्टीमेटली आखिरी में तो क्या करोगे, हिस्टेरेक्टमी करोगे। रूल ऑफ 4 T's याद रखना, मैंने आपको बताया था, टोन, टिश्यू, ट्रॉमा, थ्रोम्बिन वाली चीज, ये आपको याद रखना है। स्टेप वाइज एल्गोरिथम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखो। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, फीमेल है, इरेगुलर मेंसेस के साथ आई है और उसको एंडोमेट्रियल थिकनेस दे रखी है, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा। अब ये फीमेल पोस्ट मेनापोजल थी कि प्री मेनापोजल थी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। एंडोमेट्रियल थिकनेस की वैल्यू कितनी दे रखी थी, इसमें कंफ्यूजन था। तो मैंने सोचा अपन सिर्फ टॉपिक उठाते हैं, उसमें देखते हैं इरेगुलर मेंसेस है, मतलब एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीड है, ये आपने को समझ में आ गया, और एंडोमेट्रियल थिकनेस दे रखी है। अब वो प्री मेनापोजल है कि पोस्ट मेनापोजल हो कि पेरी मेनापोजल हो, अपन देख लेते सबकी थिकनेस में क्या क्या अगली स्टेप हो सकती है, तो आपका सवाल सही मार्क हो जाएगा। प्री मेनापोजल फीमेल नॉर्मल साइकिल है तो आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पर प्री मेनापोजल फीमेल और एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग है और उसमें थिकनेस मोर देन 12 दे दे, तो आपको समझ में आना चाहिए आपका अगला स्टेप क्या होगा, तो वो एंडोमेट्रियल बायोप्सी होगा। मोस्ट लाइकली जो मेरे को तक सवाल पहुंचे हैं वो ऐसे पूछे हैं कि भैया आपको 25-26 ईयर की फीमेल दे रखी थी, इरेगुलर मेंसेस दे रखा था, उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस 15-16 दे रखी थी, तो उसका अगला स्टेप क्या होगा, तो आपने यहाँ ये वाले टेबल से आप मार्क कर सकते हो, मोर देन 12 है मतलब थिकन एंडोमेट्रियम है, और जैसे मोर देन 12 आया तो आपकी अगली स्टेप क्या होगी, एंडोमेट्रियल बायोप्सी होगी, आपको ये मार्क करना है। अब ऐसे ही अगर आपके क्वेश्चन में पेरीमेनोपॉजल फीमेल आती तो उसमें क्या करोगे आप, पेरीमेनोपॉजल फीमेल में मोर देन 8 का कट ऑफ क्राइटेरिया है, उसमें एंडोमेट्रियल बायोप्सी करोगे। फिर पोस्ट मेनोपॉजल में अगर वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है तो क्या, और अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर नहीं है तो क्या। मोस्ट लाइकली आपको सवाल इस पे पूछे जाते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल क्राइटेरिया मोर देन 5 फिगो के कारण मोर देन 5 भी होता है, इसमें मोर देन 4 है, कुछ भी याद रखो, मोर देन 4 आया, आपको समझ में आ गया इट इज एबनॉर्मल, तो अगली चीज क्या है आपकी, बायोप्सी और एंडोमेट्रियल सेपलिंग करना। ये सवाल में नहीं है तो डीएनसी मार्क करना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखना है। अब ऐसे ही पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल दे दें पर उसमें जो क्राइटेरिया है वो 4 mm से ज्यादा का है, जैसे मैंने बोला, पर अगर वो लेस देन 4 mm का अगर थिकनेस है तो अब क्या करोगे आप कुछ नहीं करोगे, केवल फॉलो अप करोगे। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि थिकनेस प्री मेनोपॉजल में कट ऑफ देखो मोर देन 12 mm का, दैट टू AUB अगर साथ में है तो, पोस्ट मेनोपॉजल में मोर देन 4 mm का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को आपको बताना थी। आपका सवाल शायद प्री मेनोपॉजल वुमेन का था। अगली स्टेप क्या होगी उसमें, एंडोमेट्रियल बायोप्सी। नेक्स्ट स्टेप मैंने सारी चीजों की बता दी, कौन सी किसमें क्या क्या करना है। अब मैंने आपको बताया ये एंडोमेट्रियल थिकनेस के बारे में, ये सब के बारे में। तो एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग चीज़ होती है, तो एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है आपको, वो बता के चले जाता हूं मैं। तो पाम कॉइन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। P इज फॉर पॉलिप। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपको सवाल देखने मिलेगी, कौन सा टेस्ट करोगे, या तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी या तो हिस्टेरोस्कोपी। एडिनोमायोसिस में आपको क्या क्लिनिकल पॉइंटर्स देंगे, डिस्मनोरिया, बल्की टेंडर यूट्रस, कौन सी चीज करोगे, तो MRI USG करोगे, क्या देखने मिलता है, तो वेनेशियन बैंड देखने मिलते हैं, आपको सवाल पूछा जा सकता है। फिर लियोमायोमा पे हेवी रेगुलर ब्लीडिंग का सवाल होगा और आपकी स्टेप क्या हो सकती है अगली, MRI USG करना। मिलिग्नेंसी हाइपरप्लेजिया मैंने पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में मोर देन 4 mm है तो बायोप्सी करना है, बता ही दिया है। फिर अगला कौन आता है, कॉइन में कोगुलोपैथी, एडोलेसेंट है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है, PT APTT एबनॉर्मल है तो इट इज कोगुलोपैथी इज अ कॉज। ओवुलेटरी डिसफंक्शन में आपको दिमाग लगाना है कि हार्मोन प्रोफाइल करवाना है। एंडोमेट्रियल में लोकल डिफेक्ट में एंड्रोमेट्रियल बायोप्सी करना ही करना है। और इंपॉर्टेंट आता है फिर iatrogenic में आपको ड्रग हिस्ट्री पूछना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या बता रखोगे, मैं बता के चले जाता हूं। क्लासिफिकेशन फिगो का है, पाम मतलब स्ट्रक्चरल, क्वाइट मतलब नॉन स्ट्रक्चरल। मोस्ट कॉमन कॉज रिप्रोडक्टिव एज में क्या है, लियोमायोमा है, दैट इज फाइब्रॉइड। मोस्ट कॉमन कॉज पोस्ट मेनोपॉजल में क्या है, एट्रोफिक एंडोमेट्रियम है, बट मैलिग्नेंसी रूल आउट करना है। इनिशियल टेस्ट कौन सा है भैया, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हो जिससे आप एंडोमेट्रियल थिकनेस देते हो, और एंडोमेट्रियल थिकनेस देखने के बाद ही तो बायोप्सी प्लान करना है कि नहीं करना, ये सवाल था अपना। पर गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है आपका, एंडोमेट्रियल बायोप्सी है, मतलब हिस्टोपैथोलॉजी देखोगे आप। बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट इन ओव्यूलेटरी AUB के लिए क्या दोगे, OCP या साइक्लिक प्रोजेस्टेरॉन। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, तो हिस्टेरेक्टमी है। और एडोलेसेंट जब भी आपको सवाल में दे दें तो हमेशा सोचना कि वो कोगुलोपैथी हो सकती है, कोगुलोपैथी हो सकती है, कोगुलोपैथी हो सकती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखना है। ये पहला पार्ट है सीरीज का। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा, हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। और साथ साथ में एक और चीज नीचे लिंक दे रहा हूं आरबी कोर्स की, जाकर आरबी कोर्स में जरूर देखो, आपको नोट्स 20 सेशन के वहीं मिलेंगे, सारे पार्ट्स आते रहेंगे आपके लिए, और आप इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए और आपकी रैंक को बूस्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।